मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम बेस्ड ऑन स्ट्रेचिंग ऑफ ए वायर। टॉपिक इज स्ट्रेचिंग ऑफ ए वायर। प्यारे बच्चों, अगर कोई हमारे पास वायर है और हमसे प्रॉब्लम पूछी गई है कि एक वायर L लेंथ का है, इस वायर की जो लेंथ है वो L1 है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1, रेजिस्टिविटी रो और रेजिस्टेंस R1। और अगर हम इसको स्ट्रेच कर देते हैं बच्चों, अगर स्ट्रेचिंग कर देते हैं ऑन स्ट्रेचिंग करने पर होगा क्या, इस वायर की लेंथ इंक्रीज हो जाएगी, इस वायर की लेंथ इंक्रीज हो जाएगी, यानी कि लेंथ चेंज हो जाएगी, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिक्रीज हो जाएगा, सपोज A2, बट रेजिस्टिविटी रिमेन्स कांस्टेंट। क्योंकि रेजिस्टिविटी किसी मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है प्यारे बच्चों, तो रेजिस्टिविटी मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। अगर आप किसी भी वायर या कंडक्टर्स को पिघला करके एक नया कंडक्टर बनाए तब भी उसकी रेजिस्टिविटी सेम रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर रेजिस्टिविटी सेम रहेगी और रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा, रेजिस्टेंस सपोज R2। साथ ही साथ बच्चों ध्यान रखें, स्ट्रेचिंग के केस में वॉल्यूम भी कांस्टेंट रहता है। ध्यान रखें, अगर स्ट्रेच करेंगे किसी वायर को तो वॉल्यूम भी कांस्टेंट रहता है, एस वॉल्यूम इक्वल टू कांस्टेंट। तो अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वॉल्यूम इक्वल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ ऑफ कंडक्टर रिमेन्स कांस्टेंट। इसका मींस क्या हुआ कि A इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया L के। ठीक है, यानी कि यहां से अगर हम A2 बाय A1 की वैल्यू निकालें तो ये मिलेगी हमें L1 बाय L2। अब हमने फॉर्मूला डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में, R इक्वल टू रो L अपॉन A, रो L अपॉन A। यहां से रेजिस्टिविटी रिमेन्स कांस्टेंट है, तो रेजिस्टिविटी कांस्टेंट होने की वजह से R प्रोपोर्शनल हो जाएगा L के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर। तो यहां से हमें रिजल्ट मिलेगा, अगर हम दोनों वायर की कंपेयर करें रेजिस्टेंस की, है ना, तो हमें रेजिस्टेंस मिलेगा R1 अपॉन R2, दोनों का रेशियो इक्वल टू L1 अपॉन L2 और मल्टीप्लाई A2 अपॉन A1। अब बच्चों यहां से ये मिल जाता है हमें, ठीक है, बट एक रिलेशन हमने ऊपर दिखा दिया, A2 बाय A1 इक्वल टू L1 बाय L2। A और L में इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन होता है। किसी वायर को स्ट्रेच करने पर उसकी लेंथ इंक्रीज हो जाती है, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, डायमीटर या रेडियस डिक्रीज हो जाती है। तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप से प्रॉब्लम पूछी जाती है। तो R1 अपॉन R2 अगर केवल लेंथ को इंक्रीज करता है, लेंथ को इंक्रीज करने पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के बारे में उसने नहीं दिया गया है क्वेश्चन में, तो आप एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को रिमूव कर दो, A2 बाय A1 की वैल्यू L1 बाय L2 पुट कर देंगे तो ये रिजल्ट मिलेगा हमें L1 बाय L2 का होल स्क्वायर। फिर अगर लेंथ नहीं गिवन है क्वेश्चन के अंदर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन गिवन है, तो L1 बाय L2 को एलिमिनेट कर दो यहाँ से, तो बच्चों ये मिल जाएगा A2 बाय A1 का होल स्क्वायर। और अगर एरिया भी नहीं गिवन है प्यारे बच्चों और हमें गिवन है रेडियस, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है
सर्कुलर, है ना। तो ये हो जाएगा पाई r1 स्क्वायर और ये हो जाएगा बच्चों पाई r2 स्क्वायर। तो अगर ये वैल्यू यहाँ पुट करें तो स्क्वायर r2 स्क्वायर का स्क्वायर करे 4 आ जाएगा, इसी तरह से r1 स्क्वायर का स्क्वायर करे 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर r2 बाय r1 हमें मिलेगा होल पावर 4। और क्योंकि डायमीटर और रेडियस प्रोपोर्शनल होते हैं इसलिए हम लिख सकते हैं d2 अपॉन d1 की होल पावर 4। इस तरीके से ये एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट हमें यहाँ पर मिल जाता है बच्चों। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट यहाँ पर मिल जाता है। अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है परसेंटेज चेंज। अगर लेंथ को हम इंक्रीज कर दें, है ना, तो परसेंटेज चेंज कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो उसका कॉन्सेप्ट क्या है बच्चों, नोट रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और जहां भी परसेंटेज चेंज निकालने का कॉन्सेप्ट आता है वहां पर ये बेसिक फॉर्मूला आपको यूज करना है। कब पूछा जाता है, इफ लेंथ ऑफ वायर इज इंक्रीज्ड, आपको दे दिया जाएगा कि लेंथ ऑफ वायर इंक्रीज्ड बाय 20%, बाय 10%, वॉट एवर जो भी गिवन है आपको, तो कुछ भी मान लिया दिया जाएगा आपको बाय x%, देन कैलकुलेशन करेंगे हम परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस। अगर कभी भी लेंथ में परसेंटेज चेंज दिया जाए तो फॉर्मूला माइंड में आना चाहिए r प्रोपोर्शनल टू किसके, l स्क्वायर के। देन यहां से हम लिख सकते हैं r प्रोपोर्शनल टू l स्क्वायर। इट मींस यहां से आप कैलकुलेट करेंगे r2 बाय r1 इक्वल टू l2 बाय l1 का स्क्वायर, ये एंड। और अब आप निकालेंगे परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस में कितना परसेंटेज चेंज आया लेंथ को अगर हम इंक्रीज कर दें। तो परसेंटेज चेंज का मतलब क्या होता है, चेंज इन रेजिस्टेंस अपॉन ओरिजिनल रेजिस्टेंस। तो चेंज इन रेजिस्टेंस को अगर ओरिजिनल रेजिस्टेंस से डिवाइड करें तो हमें रिजल्ट मिलता है R2 बाय R1 माइनस 1 इंटू 100। बट हमें रेजिस्टेंस के बारे में नहीं गिवन है क्वेश्चन के अंदर, लेंथ उसने इंक्रीज की। तो बच्चों लेंथ यहाँ पे रख देंगे किसके प्रोपोर्शनल है, इसका मींस क्या है R2 बाय R1 की जगह हम पुट करेंगे L2 बाय L1। तो ये रेशियो आप इजीली निकाल सकते हैं -1 और इनटू में 100। तो ये एक बेसिक फॉर्मूला यहाँ पर हमने बता दिया। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम के लिए कि जिसमें लेंथ में इंक्रीज करता है, परसेंटेज चेंज गिवन होता है लेंथ में, और हमें कैलकुलेट करना होता है परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस। ओके, क्लियर है ये, देखिए। तो क्वेश्चन क्या है बच्चों, क्वेश्चन है इफ लेंथ ऑफ ए वायर is increased by 10%, then find the percentage change in its resistance। परसेंटेज चेंज इन इट्स रेजिस्टेंस। तो तरीका अभी मैंने बताया है कि किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। कितना परसेंटेज चेंज दिया है, 10%, ठीक है। तो L1 कितना है, L लेट कर लेते हैं। सपोज जो इनिशियल ओरिजिनल लेंथ है वायर की वो L है और इसमें चेंज कितना किया, 10%।
तो एल का कितना हो जाएगा, एल तो ओरिजिनल थी एल प्लस कितना इंक्रीज कर दिया एल का 10%, तो 10% ऑफ एल, तो ये बच्चों आ जाएगा एल प्लस 10% में डिवाइड बाय 100 इंटू एल, 0 से 0 कैंसिल, 10 एल प्लस 1 एल, 11 एल अपॉन 10। अब हम फॉर्मूला यूज करेंगे, जैसे कि बताया आर प्रोपोर्शनल होता है एल स्क्वायर के, तो यहाँ से हमें मिल जाता है R2 बाय R1 इक्वल टू L2 बाय L1 का होल स्क्वायर। तो R2 बाय R1 कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ से 11L बाय 10 अपोन में ओरिजिनल लेंथ डिवाइड करेंगे ओरिजिनल लेंथ से और उसका स्क्वायर करेंगे, L से L कैंसिल, ये मिलेगा 121 by 100। Now using formula, therefore percentage change in R resistance, तो ये हमने बताया था R2 by R1 minus 1 multiply by 100, तो ये डायरेक्ट परसेंटेज चेंज निकल जाएगा। R2 by R1 121 अपॉन 100 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 100, आप एलसीएम लो, 121 माइनस 100 21, ओके 100 से 100 कैंसिल, तो कितना परसेंटेज आ गया, यानी कि जो रेजिस्टेंस है वो कितना परसेंट इंक्रीज होगा, 21%, कितना 21% इंक्रीज हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो परसेंटेज चेंज इजीली हम कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ से तो क्लियर है। अगर लेंथ को हम डबल कर दे बच्चों तो रेजिस्टेंस डायरेक्ट कितना 4 टाइम्स हो जाएगा, कितना 4 टाइम्स इंक्रीज। लेंथ को p टाइम्स इंक्रीज कर दे तो रेजिस्टेंस p स्क्वायर टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा, p स्क्वायर टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। और लेंथ को अगर 4 टाइम्स इंक्रीज कर दिया जाए तो रेजिस्टेंस 16 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा स्क्वायर की वजह से। और हमने बताया अभी जो रेजिस्टेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 4th पावर ऑफ डायमीटर और रेडियस। तो अगर रेडियस को हम p टाइम्स इंक्रीज कर दे, रेडियस को p टाइम्स इंक्रीज कर दे तो रेजिस्टेंस अब डिक्रीज हो जाएगा बच्चों 1 बाय कितना बोलो, p की पावर 4, ओके। तो ये ध्यान रखिए आप। तो यहाँ पे परसेंटेज इजीली ये कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उसका एक मैं यहाँ पर शॉर्टकट दे देता हूँ आपको। शॉर्टकट, अगर डायरेक्ट आपको ऐसे क्वेश्चन मिल जाते हैं 10%, 20%, 30%, यानी कि अगर परसेंटेज चेंज लेंथ में 10 का मल्टीपल है तो उसकी एक छोटी सी मैट्रिक बता देता हूं कि किस तरीके से आप डायरेक्ट आंसर टिक करेंगे, ठीक है। तो जैसा यहाँ 10% था, लेंथ इज इंक्रीज 10% और पूछा गया था परसेंटेज चेंज, पूछा गया था क्या, परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस। तो बच्चों क्या करना है, इसका जस्ट डबल कर देना है। क्या कर देना है, जस्ट डबल करना है। सबसे पहले तो डबल करना, ये डबल कर दिया हमने। उसके बाद हमें इसका 10 प्लेस डिजिट लेनी है, 10 प्लेस डिजिट का स्क्वायर करके ऐड करना है। क्या बात बताई, जो 10 प्लेस डिजिट है यानी कि 1 का स्क्वायर करके ऐड कर दो यहाँ पे, तो ये जितना भी आप ऐड कर दो तो कितना मिलेगा 21%। दिस इज द राइट आंसर। और एग्जांपल अगर देखें, मान लिया लेंथ इज इंक्रीज 20%, तो अगर हम निकाले परसेंटेज चेंज इन आर, तो 20 का जस्ट डबल करेंगे, 20 का क्या करेंगे डबल। डबल कितना मिला प्यारे बच्चों, 2 इंटू 20 यानी कि कितना हो गया 40।
अब हम क्या करेंगे, इस यूनिट प्लेस जो डिजिट है आपका इसको छोड़ देंगे और जो 10 प्लेस डिजिट है इसका स्क्वायर करेंगे। ठीक है, इसका स्क्वायर करके ऐड कर देंगे तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 और हम अगर ऐड करेंगे तो ये 44% मिल जाएगा। दिस इज द राइट आंसर। इट इज ए पॉपुलर शॉर्टकट टू कैलकुलेट द परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस। ओके, बट अगर ये परसेंटेज चेंज, ये फॉर्मूले तभी वैलिड है प्यारे बच्चों अगर परसेंटेज चेंज 10 से ज्यादा है लेंथ में। ठीक है, अगर 10% से कम आ जाता है परसेंटेज चेंज तो आप डायरेक्ट कॉन्सेप्ट ऑफ एरर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जो 11th में आपने पढ़ा था कॉन्सेप्ट ऑफ एरर। तो यहां पर उस बात को भी नोट रखें, इफ परसेंटेज चेंज is less than 10%, then अगर लेंथ में परसेंटेज चेंज किससे 10% से कम है, कोई भी चेंज आ रहा है 10% से अगर कम आता है, देन हमें पता है कि अगर फर्स्ट पार्ट की बात करें आर प्रोपोर्शनल एल स्क्वायर। अब प्यारे बच्चों अगर परसेंटेज चेंज निकालना है, परसेंटेज चेंज इन आर, तो हम यूज करेंगे डायरेक्ट फॉर्मूला। पावर को हम आगे रख लेते हैं, एरर वाला कॉन्सेप्ट डेल एल अपॉन एल इंटू 100। अब डायरेक्ट अगर 10 से परसेंट से कम है चेंज, यानी कि हम ये क्वेश्चन करें इफ लेंथ ऑफ ए वायर इज इंक्रीज्ड बाय 0.2%, by 0.2%, then what will be the change in its resistance। तो यहाँ पर बच्चों कितना रखेंगे, यहाँ पर 0.2% रख देंगे, सीधा आंसर मिल जाएगा 0.4%। उसी तरह से हमने अभी पढ़ाया R इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, A स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर परसेंटेज चेंज इन R निकाले तो वो परसेंटेज चेंज कितना आ जाएगा बच्चों, इसको हम ऊपर ले जाएंगे पावर को, तो ये 2 तो यहाँ पे माइनस नहीं आता, एब्सोल्यूट एरर, एरर को मैक्सिमम करते हैं, तो ट्वाइस ऑफ क्या लिखेंगे, डेल्टा ए अपॉन कितना ए, डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100। तो यहाँ पर वैल्यू डायरेक्ट हम पुट कर सकते हैं। छोटा सा क्वेश्चन यहीं पे हम प्लेस कर देते हैं, जैसे क्वेश्चन इफ परसेंटेज चेंज, ऐसे बोलो इफ लेंथ ऑफ वायर is increased by 0.4%, then percentage change इन रेजिस्टेंस कितना मिलेगा, क्योंकि ये जो परसेंटेज चेंज है बच्चों 0.4 ये 10% से कम है, इसलिए ऊपर वाला मेथड अप्लाई नहीं करेंगे। समझे नहीं, कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे, नीचे वाला मेथड अप्लाई करेंगे। ठीक है ना, एरर वाला। तो यहाँ पर लेंथ में कितना परसेंटेज चेंज दिया है 0.4%। ओके, तो परसेंटेज चेंज इन आर कितना आ जाएगा, ये किसकी वैल्यू दी गई है, डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100 की वैल्यू दी गई है परसेंट। तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे डायरेक्ट इसको, ट्वाइस मल्टीप्लाई कितना 0.4%, तो ये हमें मिलेगा कितना 0.8%, मल्टीप्लाई करके आंसर, ये फाइनल आंसर हमें मिल जाता है। इसी तरह से आपको पता है भाई R प्रोपोर्शनल L स्क्वायर है, R इनवर्सली प्रोपोर्शनल कितना है A स्क्वायर, और R इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, R की पावर 4 के, और R इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डायमीटर की पावर 4। तो अगर परसेंट चेंज जो दिया हुआ है वो रेडियस के अंदर है तो 4 से मल्टीप्लाई करना है, और डायमीटर के अंदर परसेंटेज चेंज दिया गया है तो तब भी 4 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है,
तो लेंथ अगर इंक्रीज करते हैं, ठीक है, यानी कि लेंथ को अगर चेंज करते हैं, परसेंटेज चेंज गिवन है लेंथ में, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो जो परसेंटेज चेंज गिवन है। रेडियस को चेंज किया हुआ है तो उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, और अगर डायमीटर में है तो भी 4 से मल्टीप्लाई कर दो, जैसे कि पीछे क्वेश्चन में हमने डिस्कस कर दिया है कॉन्सेप्ट पूरा। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेचिंग ऑफ ए वायर। ओके, क्लियर। अब डिस्कस करेंगे प्यारे बच्चों सुपर कंडक्टिविटी। सुपर कंडक्टिविटी, सुपर कंडक्टिविटी होती क्या है? एक साइंटिस्ट थे कर्मर्लिंग ओन्स एंड हिज कोवर्कर्स, और उनके सहपाठी। तो उन्होंने देखा कि कुछ मटेरियल्स, कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं कि उनको अगर एक डेफिनेट टेम्परेचर तक क्या किया जाए, ठंडा किया जाए, यानी कि उनका टेम्परेचर कम किया जाए, तो उनका रेजिस्टेंस जीरो हो जाता है एग्जैक्टली। तो ऐसे कंडक्टर्स को कहते हैं सुपर कंडक्टर्स, और इस फिनोमिनन को कहते हैं हम सुपर कंडक्टिविटी। तो बच्चों यही डेफिनेशन है, इजी डेफिनेशन है कर्मर्लिंग ऑन्स and his co-workers found that when some substances are cooled at a certain temperature called critical temperature, then their resistance their resistance their resistance becomes exactly zero. These substances are called superconductors. And phenomenon is called super कंडक्टिविटी। इस फिनोमिना को कहा गया सुपर कंडक्टिविटी। ओके, जिसे मरकरी है, मरकरी का जो क्रिटिकल टेम्परेचर होता है, मरकरी का क्रिटिकल टेम्परेचर TC, इसको पढ़ेंगे बच्चों क्रिटिकल टेम्परेचर, ठीक है, फॉर मरकरी ये होता है 4.2 केल्विन, ठीक है। यानी कि हमने बताया कि अगर कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं, अगर उनको ठंडा किया जाए किस पर, बिलो ए सर्टेन टेम्परेचर, है ना, बिलो ए, बल्कि यहां आप और इसको क्लियर कर ले, बिलो ए सर्टेन टेम्परेचर, अगर, और वो सर्टेन टेम्परेचर कौन सा है बच्चों, क्रिटिकल टेम्परेचर है। अगर मरकरी को 4.2 केल्विन से, है ना, कम टेम्परेचर पर
है ना, ठंडा किया जाए, ठीक है, तो इनका रेजिस्टेंस जीरो हो जाता है, यानी कि सुपर कंडक्टर्स बन जाते हैं, ठीक है। इस फिनोमिना को कहते हैं सुपर कंडक्टिविटी। इसी तरीके से एक और एग्जांपल आप देख सकते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर और लेड, ये होता है 7.2 केल्विन। और ग्राफ अगर प्लॉट करें सुपर कंडक्टिविटी का, जो फिनोमिना शो करे रेजिस्टिविटी, और इसमें भाई रेजिस्टेंस जीरो है तो रेजिस्टिविटी भी जीरो हो जाएगी, टेम्परेचर, तो ये कुछ हमें इस तरीके का ग्राफ मिलता है। दिस इज क्रिटिकल टेम्परेचर। ये क्या होता है, क्रिटिकल टेम्परेचर। तो ये ग्राफ किसको शो करता है, किस फिनोमिना को शो करता है, ये बोर्ड एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है बच्चों, कि दिस वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी विद टेम्परेचर, है ना, as shown in figure, है ना, नेम द फिनोमिना शोज बाय दिस ग्राफ, ठीक है। तो वो फिनोमिना है सुपर, आपका सुपर कंडक्टिविटी। क्लियर। तो एक ये छोटी सी डेफिनेशन थी सुपर कंडक्टिविटी की जो मैंने बताई, ठीक है। अब हम बात करेंगे ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंसेस। तो बच्चों सीबीएसई बोर्ड से ये ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंसेस डिलीटेड हो चुका है पार्ट, बट इसका बेसिक कॉन्सेप्ट आपसे आना चाहिए, ठीक है। इसके कोई डेरिवेशन नहीं आएंगे एग्जाम में, इससे रिलेटेड कोई न्यूमेरिकल नहीं आएंगे, लेकिन आगे के न्यूमेरिकल समझने के लिए नेक्स्ट चैप्टर के हमें इनके फॉर्मूले मेमोराइज करने हैं, ठीक है। ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंसेस, और फर्स्ट ग्रुपिंग होती है, फर्स्ट ग्रुपिंग है सीरीज ग्रुपिंग, सीरीज ग्रुपिंग। सीरीज ग्रुपिंग ये बच्चों एंड टू एंड ग्रुपिंग होती है, एंड टू एंड ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंसेस इज कॉल्ड सीरीज ग्रुपिंग, ठीक है। जैसे अगर टू रेजिस्टर्स है जिनका रेजिस्टेंस R1 R2 है, उनको हमने कनेक्ट किया किसी बैटरी से, ठीक है, और ये एक हमने की या डायरेक्ट आप, है ना, अटैच कर सकते हैं, की लगाने का बजट नहीं है तो डायरेक्ट भी आप बैटरी जोड़ सकते हैं, ओके। जैसे बैटरी V वोल्टेज की बैटरी हम जोड़ेंगे तो ये करंट सप्लाई करेगी, और ये करंट बच्चों R1 में जब जाएगा तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस करेगा अक्रॉस द एंड्स ऑफ R1। सिमिलरली जब ये करंट, सेम करंट R2 में जाएगा तो ये पोटेंशियल डिफरेंस V2 प्रोड्यूस करेगा। तो दो रेजिस्टेंस हमने सीरीज में जोड़े हैं, आप तीन रेजिस्टेंस भी सीरीज में ले सकते हैं, चार भी ले सकते हैं। उसी तरीके से जो वोल्टेज है बैटरी के वो क्या हो जाएंगे, डिवाइड्स हो जाएंगे, ठीक है। तो इस ग्रुपिंग में होता क्या है, इन दिस ग्रुपिंग, इन दिस ग्रुपिंग, इस ग्रुपिंग में बच्चों, इस ग्रुपिंग में आई सेम रहेगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आता है। तो आई सेम होने से अगर हम बात करें ओम्स लॉ इक्वेशन, है ना, V इक्वल टू आई इंटू आर, आई सेम हो गया, V इक्वल टू आई इंटू आर है, तो इसका मीन्स क्या हुआ, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इसका मीन्स क्या हुआ, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट लॉजिक निकलता है यहाँ कि वोल्टेज जो होते हैं सीरीज ग्रुपिंग में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं रेजिस्टेंस के, ये बात पता चल जाती है। बट V डिवाइड्स हो जाता है बच्चों, V क्या हो जाता है, V क्या होगा, डिवाइड्स,
अब वो V जो डिवाइड्स हो रहा है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड होगा, जितने रेजिस्टेंस अटैच की है सीरीज में। 2 रेजिस्टेंस है तो 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा, 3 रेजिस्टेंस है तो 3 पार्ट्स में डिवाइड होगा। इट मींस V इक्वल टू V1 प्लस V2। तो V इक्वल टू इसका इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस आया हमें, इक्विवेलेंट की बात करें अगर हम, ये R इक्विवेलेंट है जिसको हमने RS नाम दिया, और ये बैटरी V वोल्टेज की, और ये इसमें क्या है, करंट फ्लो हो रहा है, I करंट। ये इक्विवेलेंट सर्किट है। तो यहाँ पे इक्विवेलेंट सर्किट के लिए रेजिस्टेंस RS लेट कर लिया, तो V इक्वल टू करंट सेम है I इंटू RS। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ R1 एंड R2 कनेक्टिंग इन सीरीज इक्वल टू I इंटू, क्योंकि I तो सेम है R1, I इंटू R1 प्लस V2 के लिए I इंटू R2, ये कैंसिल आउट हो जाएगा R। तो हमें नेट फॉर्मूला मिल जाएगा बच्चों सीरीज ग्रुपिंग के लिए R1 प्लस R2। ठीक है, तो यहाँ पर हमें सीरीज ग्रुपिंग में जो रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिलता है वो बच्चों क्या है, मैक्सिमम मिलता है। अगर हम बात करें, यहाँ पर बात करें फॉर n रेजिस्टेंस, फॉर n आइडेंटिकल रेजिस्टर्स की हैविंग रेजिस्टेंस ईच इज स्मॉल r। ठीक है ना, सभी का जो रेजिस्टेंस है वो स्मॉल r है, और कनेक्टिंग है सीरीज में n आइडेंटिकल रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन सीरीज में कनेक्टेड है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, RS R प्लस R प्लस R प्लस डैश डैश R, कितने हैं, n रेजिस्टर्स है, ईच हैविंग स्मॉल r रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर बच्चों RS, अगर R को 2 बार ऐड करेंगे 2R, 3 बार करेंगे तो 3R आएगा, और n बार करेंगे n आएगा। तो ये यहाँ पर ध्यान रख लेना, इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तो हमेशा ध्यान रखें, है ना, टू गेट मैक्सिमम रेजिस्टेंस, है ना, रेजिस्टर्स मस्ट बी कनेक्टेड इन सीरीज में जोड़ देते हैं। और यहाँ पर ये रूल निकल के आता है बच्चों, यहाँ पे एक नोट रखने वाली बात है, अगर न्यूमेरिकल आपको करना है तो यहाँ से पता होना चाहिए कि जो सीरीज ग्रुपिंग है ना, उसमें आप देख सकते हो I सेम है और V प्रोपोर्शनल है R। तो कभी भी अगर आपको वोल्टेज को डिवाइड करना है तो इन सीरीज में ये ध्यान रखने वाला पॉइंट है, I सेम है, I क्या है, सेम, V प्रोपोर्शनल है R। इट मींस क्या है, अगर वोल्टेज को डिवाइड करें V1 रेशो V2 रेशो V3 एंड सो ऑन, तो वो किसके इक्वल हो गया, R1 रेशो R2 रेशो R3 एंड सो ऑन। यहाँ से आप बच्चों V1 की वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं अगर V आपको गिवन है और R1 R2 आपको गिवन है। समझ में आई बात यहाँ से, ठीक है। तो ध्यान रखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो ये मैंने बेसिक फॉर्मूले तो आपको ध्यान ही रखने, डेरिवेशन कोई ध्यान नहीं रखना, फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं अच्छे से, ठीक है ना, जिससे हम आगे क्वेश्चन करें तो वो हमें अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, दूसरी ग्रुपिंग होती है पैरेलल ग्रुपिंग। सेकेंड ग्रुपिंग इज पैरेलल ग्रुपिंग। पैरेलल ग्रुपिंग बच्चों क्या डिफरेंट पाथ पे ली जाती है, ठीक है ना। ये पैरेलल ग्रुपिंग क्या होती है, डिफरेंट पाथ पे ली जाती है, ठीक है ना, सेम पाथ पे नहीं की जाती है। आपका
it is a grouping of resistances on different path। अब देखो कैसे करते हैं हम। हमारे पास ये रेजिस्टेंस R1, ये रेजिस्टेंस R2, ये ग्रुपिंग डिफरेंट पाथ पे की गई और ये बैटरी V वोल्टेज की हमने अटैच कर दी। अगर इक्विवेलेंट सर्किट हम बनाए, इसका इक्विवेलेंट सर्किट R इक्विवेलेंट सपोज लेट कर लिया RP और ये बैटरी V वोल्टेज की, ओके। अब बच्चों यहाँ पर देखो, अगर ये V वोल्टेज की बैटरी है तो जो एंड्स R1 रेजिस्टेंस के सेम वही एंड्स R2 रेजिस्टेंस के, तो इसमें सभी वायर के जो एंड्स होते हैं, ठीक है, वो सेम रहेंगे, ठीक है ना, इस ग्रुपिंग में। तो ये V वोल्टेज यहाँ पे सेम रहेगा। तो इस ग्रुपिंग में, इन दिस ग्रुपिंग इस ग्रुपिंग में बच्चों क्या सेम रहता है, V सेम रहता है। और V सेम रहता है तो बच्चों V सेम रहने से V इक्वल टू क्या होता है, I इंटू R। तो इसका मीन्स क्या हुआ, I इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। तो ध्यान रखें, I इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, या हम कह सकते हैं, या ठीक है, ये कि जो करंट होता है वो इनवर्स रेशियो में डिवाइड्स होता है रेजिस्टेंस के। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहां से न्यूमेरिकल निकल के आता है। अब अगर V सेम है तो करंट यहाँ ये सप्लाई करेगा, करंट यहाँ पे करंट जाएगा कितना, I1, और यहाँ करंट जाएगा I2, ठीक है। ये करंट यहाँ आएगा और ये फिर टोटल करंट I1 प्लस I2। तो टोटल करंट, बट I डिवाइड्स हो रहा है, I क्या हो रहा है बच्चों, डिवाइड्स हो रहा है। तो I डिवाइड्स हो रहा है कितने पार्ट्स में, 2 पार्ट्स में। जितने रेजिस्टेंस लगाएंगे उतने पार्ट्स में डिवाइड्स होगा। तो इसका मींस क्या हो गया, I इक्वल टू हो गया I1 प्लस I2। ओम्स लॉ की मैथमेटिकल इक्वेशन यूज करो, I इक्वल टू V अपॉन R इक्विवेलेंट मींस RP, V अपॉन R1 और V अपॉन R2। V से V कैंसिल आउट कर देंगे यहाँ से, तो 1 अपॉन RP इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, ठीक है ना। या हम लिख सकते हैं RP इक्वल टू दोनों की मल्टीप्लाई और दोनों का एडिशन, दोनों की मल्टीप्लाई और दोनों का एडिशन, ठीक है। ये अब बच्चों यहाँ पर जो ये RP मिलता है, ये मिनिमम मिलता है, ये R1 से भी लेस मिलेगा और ये R2 से भी कम मिलेगा, ध्यान रखें। तो हमेशा अगर मिनिमम रेजिस्टेंस हमें ऑब्टेन करना है तो रेजिस्टर्स को हमें कनेक्टेड करना पड़ेगा पैरेलल में, और अगर मैक्सिमम रेजिस्टेंस ऑब्टेन करना है तो रेजिस्टर्स को कनेक्टेड करना पड़ेगा हमें सीरीज में। तो ध्यान रखें, टू गेट द मिनिमम रेजिस्टेंस रेजिस्टर्स मस्ट बी कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है ना, ध्यान रखें ये बात। अब अगर आइडेंटिकल है, यहाँ पर अगर क्या है, आइडेंटिकल है, फॉर एन आइडेंटिकल रेजिस्टर्स, ठीक है ना, इन पैरेलल, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, 1 अपॉन R इक्वल टू 1 अपॉन स्मॉल r, 1 अपॉन स्मॉल r, 1 अपॉन स्मॉल r, अप टू कहाँ तक, n तक। और बच्चों ये क्या मिल जाएगा, 1 अपॉन R इक्वल टू कितना, n अपॉन R, कितने हैं, n रेजिस्टर्स है, तो n अपॉन R। तो यहाँ पे R की वैल्यू हमें मिल जाएगी कितनी, R बाय n, कितनी मिल जाएगी, R बाय n, क्लियर है, R बाय n मिल जाएगी। तो ध्यान रखें हमेशा, यहाँ से आपका न्यूमेरिकल निकलेगा I प्रोपोर्शनल 1 अपॉन R से। तो ये हमने आज डिस्कस किया, ठीक है ना, स्ट्रेचिंग ऑफ ए वायर। सेकंड में हमने सुपर कंडक्टिविटी का कॉन्सेप्ट समझा, और लास्ट हमने ग्रुपिंग ऑफ रजिस्टर्स, जो कि CBSE से ये पार्ट डिलीट हो चुका,
प्यारे बच्चों, मेरी ये सलाह है, केवल फॉर्मूले तो आपको रिवाइज करने हैं इसके, है ना, फॉर्मूले रिवाइज करने हैं। पैरेलल ग्रुपिंग में कौन सा फैक्टर सेम रहता है, ठीक है ना, और सीरीज में कौन सा, ठीक है ना। थैंक यू।